कि बामी से बाहर बैठे हुए सुस्त से नाग को देखकर हमने पूछा, नागराज बामी से बाहर कैसे? बोला ऐसे ही। हमने कहा फिर भी? वो बोले भ्राता श्री। आप कन्वर्सेशन देखें, नाग बोला भ्राता श्री, वक्त को देखते हुए मैंने सर्प जाति की मान्यताओं परंपराओं को तोड़ दिया है और जब से लोगों ने आस्तीनों में सांप पालना शुरू किए हैं मैंने बामी में रहना छोड़ दिया है। बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो व्यंग्यों के बेताज बादशाह हैं। नुकीली और चुटीली बातों के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए सीधे मिलते हैं सीबी राय तरुण। नमस्कार तरुण जी। नमस्ते नमस्ते तरुण जी, आपके बारे में जैसा मैंने उल्लेख किया, आप एक व्यंग्य रचनाकार हैं जी। तो कब से आपको ये रचना लेखन का शौक चढ़ा? जी, पहले तो खरे जी मैं जो है आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो करता हूँ। एक्चुअली जब हम अपने शिक्षण काल में थे, जब हम प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, तो हमारे स्कूल में छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें जो है किताबें मिला करती थी। तो हम लोग कभी कभी वहाँ से काका हाथरस जी की वो मिलती थी, उनकी बहुत सारी किताबें थी तो हमारी लाइब्रेरी में मिला करती थी, वो हम लाते थे, पढ़ते थे। पढ़ने के बाद कुछ ऐसे लगता था कि हमें भी कुछ थोड़ा सा जो है उनका लिखा हुआ अच्छा लगता था। फिर हम उन्हीं की भाषा को अपने स्टाइल से पढ़ना सीख थोड़ा सा करते थे जी। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे लगा, कागज खराब में लिखना शुरू किया और ये शुरुआत तो हमें करीब हम 15 साल 14 साल करीब में तब से जो है वो हो गई थी। फिर धीरे धीरे पढ़ाई चालू रही है, इसका शौक भी होता रहा। तो सन जो है इसके 75 के आसपास जो है, 75 तो ज्यादा हो गया, 72 के आसपास जो है जागरण में हमने अपनी एक आध रचना भेजी तो वो छप गई बालमंडल में। बालमंडल में नहीं, वो वहां पर वो बैठते थे पहले, आपके बालमंडल नहीं आता था। अच्छा। हम भी बड़े हो गए थे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें कॉलम आता था कविताओं का। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह भास्कर में भी आता था जी जी। तो जागरण में छपी पहली रचना हमारी जी। सन 71 के आसपास। जी। फिर थोड़ा सा और उत्साह बढ़ा, फिर हमने जो है वो भेजी तो फिर स्थानीय पेपर में छपती रही। उस समय जागरण भास्कर हुआ करता था, दोनों में छपी। फिर थोड़ा सा और शौक बढ़ा तो हमने आगे जो है लिखा तो हमारे साजिन ग्वालियर जी के साथ में एक सरता में हमारी और उनकी एक साथ कविता छपी थी सन जो है 72 के आसपास। ठीक है। जब सरता में छपी तो हमें लगा कि नहीं, हमें थोड़ा सा लोगों का वो मिल रहा है, मतलब हमें कुछ दम है। अब वो दम तो जो है ये तो आकलन आप लोग कर सकते हैं। वो शौक वहां से हमारा वो हुआ और उस समय से उत्साह थोड़ा बढ़ा। फिर थोड़ा सा हिंदुस्तान टाइम्स में वो हुआ करते थे धर्मवीर भारती जी, तो बिना किसी उसके, और एक बार हम कहीं उससे टकरा गए, भेंट हुई तो उन्होंने कहा अगर तुम लिखते हो तो अच्छे मन से आप जो भेजा करें इसमें। तो फिर हमने उसमें भेजी, 2-4 बार भेजी, कोई जो छपी भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं मिला, लेकिन हमने जो है वो हार नहीं मानी, बराबर भेजते रहे। तो उसमें धर्मयुग में फिर हमारी जो है 3-4 बार छपी। वहां से हमें लगा कि नहीं हमें लिखना चाहिए। फिर हम अपने आप को जो समझ रहे कि नहीं हमें थोड़ा सा लिखने तो अच्छा रहेगा। लिखते रहे। फिर धीरे धीरे जो है स्थानीय स्तर पर लोगों ने गोष्ठी में ले जाना शुरू कर दिया, कभी गोष्ठियों में जाते रहे। तो जुनून ऐसा चढ़ा कि हम जहाँ रहते थे वहां से अगर जो है 12-13 किलोमीटर दूर भी लोकल झांसी में उस समय गोष्ठी और नशिस्तें दोनों हुआ करती थी। तो हम नगरे में रहा करते, नशिस्त हो रही है खुशीपुरा में, तो जा रहे हैं वहाँ, और 8 में अगर 8 बजे शुरू हुई नशिस्त तो 11, 11:30, 12 बजे खत्म होती, तो 12 बजे साइकिल से हम घर आ रहे। तो एक जुनून सा था तो बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा जो है कभी गोष्ठी के बाद जो है कभी सम्मेलन में आसपास शुरू हुए। फिर भगवान की दया से और आप लोगों के स्नेह से, लोगों के पसंद करने से काफी मंचों में जुड़ गए। 10 साल तो हम जो है करीब कभी कभी तो दिन में 2-2 प्रोग्राम भी हम लोगों ने मंच पे किए। लोग भी वैसे मिलते गए। दूसरा हमें मदद मिली हमारे अपने विभाग से। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि आप कैरियर के संदर्भ में आप पेट पालने के लिए कहाँ जुड़े, कैसे आपने अपने परिवार को पालने का शुरुआत की? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं जीवन की गाड़ी चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए कहीं ना कहीं स्थायी वो होता है, और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें स्थायी एक वो मिल जाता है। हमें भी रेल विभाग में नौकरी मिल गई थी। किस पद पे? हम क्लर्क के पद पे हमें मिली थी। फिर बाद में हम COS तक हो गए थे, फिर उससे रिटायर हो गए। तो हमारे रेलवे में नौकरी करने के साथ में कुछ हमारी जो अभिव्यक्ति थी, हमारे विचार थे, जो हमारी काव्य प्रतिभा थी, जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां थी, उन्होंने हमें अपने विभाग के साथ उनसे जोड़ दिया।
तो हम यहाँ भी अपने जो कल्चरल प्रोग्राम कमेटी थी उसमें भी शामिल हो गए। उससे हम जो है जो आयोजन होते थे उसमें अपनी कविताओं को अपनी तरफ से जोड़ते रहे, हिंदी विभाग में भी। हिंदी विभाग में। फिर ये शौक हमने जागृत किया अपने विभाग में, तो फिर कवि सम्मेलन भी आयोजित करवाने लगे वहां पर। तो हम जो है अब उस समय तो जोन ज्यादा नहीं बने थे, मध्य रेलवे 4 जोन थे, मध्य रेलवे में आता था अपना ये। तो हम जो है रेलवे की तरफ से रेल के प्रतिनिधि कवि हो गए थे। अच्छा, अच्छा। और 2 साल हम जो है रेल सुरभ एक पत्रिका निकलती थी बम्बई से, उसके संयुक्त संपादक भी रहे थे। तो इन सब चीजों ने हमारा हौसला बढ़ाया, मंच भी खूब मिले और थोड़ी बहुत जो है सराहना भी मिली, जो एक तरुण जी ने आम आदमी के लिए काफी होता जी। तरुण जी ने आमतौर पर व्यंग को ही चुना, क्यों? जबकि कहानी, कविता और भी विधाएं हैं, लेकिन व्यंग लिखना बहुत टेढ़ी खीर होती है। जी। किसी पर कटाक्ष करना, क्यों आपने इसको चुना? नहीं, व्यंग लिखना टेढ़ी खीर होती है, ये शायद हम थोड़ा सा इसमें आपका वो करेंगे। व्यंग थोड़ा सा परेशान करने वाला जरूर होता है। हम जिसके लिए कह रहे हैं उसको भी परेशान करता है और अपने लिए भी परेशानी खड़ी करता है कि हम किसी के बारे में आरोप लगा रहे हैं तो वो गलत होता है, हमें उसको कैसे फेस करना है। तो उस हिसाब से तो सही है। व्यंग की एक्चुअली क्या है विधा कि व्यंग जो एक तीर की तरह होता है, तीर लगता है और लग के पीछे निकल जाता है, खून भी नहीं निकलता, वो व्यंग की एक विधा होती है। जी जी। अच्छा, वो आपको प्रश्न था कि व्यंग ही क्यों चुना। साहित्यिक विधा में गजल है, गीत है, इनमें बड़ी बंदिशें होती हैं। गजल में नुक्ते ये थोड़ा सा भी एक कम हो गई तो वो बैलेंस नहीं हो पाती है। गीत में भी लगभग यही प्रक्रिया है। और व्यंग में आपकी तुकबंदी मिले नहीं मिले, आप अपने तरीके से, मानक तरीके से अपनी बात तो कह दें तो और वो बात आपकी पूरी हो जाए। जिस विषय को लेके आपने बात कही है, जो आप प्रहार करना चाह रहे हैं, वो आपकी बात खत्म हो जाए, कहीं उसमें तुकबंदी मिल जाए जो लोगों को जोड़े रहे। तो मैं तो समझता हूँ व्यंग विधा बाकी इन विधाओं से हमारे लिए सरल लगी। और व्यंग लिखने के लिए एक और अच्छी बात है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। व्यंग हमारे आसपास बिखरा पड़ा रहता है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो हमारे आपस के सामाजिक वो है, उन सब में जो इस तरह की वो विसंगतियां होती हैं, वो ये है व्यंग लिखने के लिए आदमी को वो देती है, अवसर देती है। तरुण भाई, आप रेलवे में वर्किंग में रहे, नौकरी रहे, तो आपकी व्यंग विधा में अवरोध रेलवे की वजह से कभी आया? हाँ, बिल्कुल आया है। हम भाई एक साहित्यकार को एक बड़ी अभिलाषा रहती है कि हमारा एक जो एक किताब छपे, जो एक स्थायित्व रहे बाद में। तो हमें भी उस समय था, संकलन भी अच्छा हो गया था, तो हमने एक जो किताब तैयार की, जो हमारे यहाँ से मुख्यालय उस समय मुंबई हुआ करता था, तो वहाँ भेजी गई। लेकिन चूंकि रेल विभाग में, हर विभाग में एक ऐसा कि उनके जो वो बना कंडक्ट रूल बने रहते हैं, उसमें कुछ बातें होती है कि इनके अंतर्गत ही आपको वो करना, नॉर्म से। अब चूंकि विधा हमारी व्यंग थी, और व्यंग का मतलब ये है कि हम सामने वाले की किसी न किसी रूप में, समाज की हो, सरकार की हो, किसी न किसी पे आरोप लगा रहे हैं। और एक सरकारी मुलाजिम है, उसको इतनी छूट नहीं होती कि आप हमारा खाके हमारे विभाग में नौकरी करके हमारे खिलाफ में बोले। तो वो हमारी जो पुस्तक का सपना था, वो उस समय उस वजह से अधूरा रह गया और वो नहीं हो पाई, क्योंकि नौकरी जो थी वो एक दीर्घकालिक हो गई थी। उस समय उसको छोड़ना भी सहज नहीं था और परिवार को भी पालना था जी। तो इसलिए जो है फिर हम अपने सर्विस के नियमों के अधीन रह गए वहाँ। उस समय हमने अपनी उस इच्छा को वो कर लिया। वो जो ख्वाब अपूर्ण था जी, क्या अब उस पर काम हो रहा है? हाँ, अब उस पर काम हो रहा है और लगभग तैयारी पूरी हो गई है। प्रकाशक हैं, उनसे भी बात चल रही है, अब देखिए कितनी जल्दी होता है। वैसे हमारी एक पुस्तक करीब 55 पेज की, व्यंग के रंग, पहली पुस्तक हमारी निकली थी। हमारे इस काम के बिल्कुल 1-2 साल बाद, सन 76 में जो है वो पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई थी। अच्छी थी, अभी है नहीं, आपको देंगे बाद में। तरुण जी, एक बड़ा चटपटा सवाल, इतना सब कुछ आपने किया जी, परिवार और लेखन में सामंजस्य कैसे बिठा पाए? नहीं, लेखन और परिवार में तो जगह परिवार को आपने अपने लिए, पहली स्थिति जब आती है कि जब हम कोई भी चीज लिखेंगे, जो सबसे पहले सुनेगा वो परिवार का सदस्य होता है। अधिकांश ऐसा ही होता है। हमने कुछ भी लिखा और हमने उसमें कितना कुछ पाया है, कितना खोया है, वो अपनी प्रमाणित करने के अपने परिवार के सदस्य को सुनाएंगे। तो अगर उनसे हमें वो मिली, एक तो प्रेरणा मिली, स्वीकृति, और दूसरी स्वीकृति मिली, और जब उन्हें सुने लिया तो उनका विरोध तो बचा नहीं उसमें। तो अगर उनका समर्थन है तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि परिवार सपोर्ट कर रहा है तो हम उसको आगे जाए। परिवार कभी कभी कुछ गलत उसमें आ जाता है, स्थितियां ऐसी बनती है कि नहीं
तो बात अलग हो जाती है। नहीं, कई मुझे हमारे रचनाकार शायर और लेखकों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जितना सम्मान उन्हें मंच पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और बहुत सारे स्रोत के द्वारा मिलता है, जी। उतना घर में नहीं मिलता है। ऐसा लगता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, मैं व्यक्तिगत घर की बात करूं तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे घर से जो है घर में अपने परिवार का सबका प्यार मिला, अपनी पत्नी का प्यार मिला और सब बच्चों का प्यार मिला। जो हमारा परिवेश है, जैसे हम करें हम झांसी के, तो झांसी में उतना नहीं मिलता है, ये एक है, इसमें सच्चाई है। लोग यही मानते हैं कि भाई जो तो यहीं के लोकल हैं, तो नहीं होता। बाहर हम नहीं रहते हैं, या ये समझ लें कि हमने अपने शहर में अपने घर में बार बार वो बातें कह दी, सुन ली, हम लोग इस परिचित हो गए, नजर में आ गए, और बाहर जाने पर हम उसी नए चेहरे के साथ जाते हैं तो अपनी नई बात को थोड़ा सा ज्यादा उससे प्रभावशाली लोग मतलब समझ ये है पाते कि हैं। अगर आप विदेश होके वापस आए तो इंडिया में ज्यादा सम्मान मिलता है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा तो खैर अपना देश अपना घर अपना होता है। अब विदेश जाना वो बात अलग है कि तो सौभाग्य जिसको जैसे मिल जाता है पहुंच जाता है। तरुण जी, इन सब कामों के दरमियान कुछ ऐसा जो आपको मुश्किल ज्यादा क्रिएट की हो, आपको लगता है कि वो और अच्छा आप कर सकते थे, वो संसाधन की कमी की वजह से आप नहीं कर पाए हो? कभी कभी पारिवारिक कुछ ऐसी स्थिति आ जाती हैं, उनकी वजह से, जैसे बीच में थोड़ा सा हम अस्वस्थ भी हो गए थे। उस समय अच्छा दौर चल रहा था कभी सम्मेलनों का। दिन में मैंने बताया आपको कि कभी जैसे वहाँ उज्जैन में बड़नगर में 12-13 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ एक दिन में 2 प्रोग्राम भी हुए। तो लेकिन कब धीरे धीरे क्या है, शरीर हल्का सा कुछ वो होता है, कुछ वो आ जाती हैं। एक बार हम गए थे बम्बई, हमारे साथ एक घटना हो गई थी, वो थोड़ा जिक्र करूँगा आपसे जी। हम विद फैमिली गए थे बम्बई घूमने के लिए, तो वहाँ हम लोग बच्चों के साथ में उस पर खड़े हुए थे, ये अपना महालक्ष्मी टेम्पल के पास। हाँ। तो वहाँ उसकी वेव्स जो है शाम को बड़ी तेजी में आती हैं और चली जाती हैं। तो जब हम लोग खड़े थे तो उसका एक अच्छा सा दृश्यांकन था, हम लोग उसका पूरा आनंद ले रहे थे। ये आभास नहीं था कि ये वेव्स जो है एकदम से इतनी आगे आ सकती हैं। जी जी। तो वेव्स बड़ी तेजी में आ गए, हमको रोलअप करके अंदर तक खींच के ले गए। हम लोग 4 लोग जो हैं उसी पानी के अंदर चले गए थे। अच्छा, वापस वो आई पीछे से बॉल थी, उसे टकरा के जो रिटर्न हुई तो प्रेशर हम लोगों को भी साथ में ले गई। उसके बाद कुछ थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे हम लोग, जैसे तैसे आए, यहाँ से आए, थोड़ा सा मेमोरी भी लॉस हो गई थी, बहुत ट्रीटमेंट हुआ, फिर बिना ऑपरेशन के ऊपर वाले ने हमको जो है सब रिकवर हो गया। तो उस वजह से थोड़ा सा फिर हमने अपने सारे इसको कवि सम्मेलनों को वो दे दिया था। बहुत दिनों तक हम थोड़ा सा कुछ ब्रेक कर दिया। बिल्कुल, थोड़ा सा हमने समझा, घर वालों ने कहा नहीं पहले स्वास्थ्य जरूरी है। तो कहीं कहीं ऐसी स्थितियां होती हैं जो हमारे करियर में बाधा बनती हैं। जी। तरुण जी, आपने कहाँ मंच को शेयर किया हिंदुस्तान में? जी, मैं शुरू में मैंने बताया कि रेलवे के प्रतिनिधि कवि होने के नाते हम लोग जो हैं, सबसे पहले हमारी दिल्ली वहाँ से शुरुआत हुई थी। जो अपना राजभाषा अधिकारी थे, निदेशक थे, जे BK श्रीवास्तव जी। फिर रेलवे के थ्रू मुंबई में 4-5 बार प्रोग्राम हुआ, बेंगलोर में हुआ, जबलपुर हुआ, जो हमारे हेडक्वार्टर थे वहाँ तो हुए ही है। फिर एक राव साहब हमारे यहाँ CWM हुआ करते, जो ADRM बन के चले गए थे वहाँ SC रेलवे में, तो वहाँ भी प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ भी गए। तो रेलवे करीब हमने 50-60 प्रोग्राम रेलवे के किए, क्योंकि हमारा विभाग था। और वैसे हमने जो अमरावती, नागपुर, पूना, मतलब रेलवे के आप ब्रांड एम्बेसडर कवि थे? नहीं, रेलवे में हमने अपनी सेवाओं के साथ काव्य को भी महत्व दिया और रेलवे ने हमारी उस प्रतिभा को जो है सम्मानित भी किया। वैसे हिंदुस्तान में तकरीबन हमने 200-250 जगह जो है मंचों को शेयर किया और अच्छे अच्छे लोगों को साथ में जो है, ओम प्रकाश आदित्य जी हमारे बड़े बहु हुआ करते थे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिनकी कविताओं को मैंने पढ़ा उनके साथ मैंने मंच शेयर किया। और एक कुछ बात थोड़ा अजीब सी लगेगी जो शायद मैं नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलिएगा, कि एक जैसा हमने बताया ना कि बड़ा एक जुनून था हमें, कविताएं लिखने से पहले कविताएं सुनने का जुनून था और आयोजन कराने का बड़ा शौक था। सन 71 में आप विश्वास करो, जब हमारी कविताएं छपी नहीं थी, उस समय हमने अपने जहां हम रहते थे नगरे में, वहां एक कवि सम्मेलन कराया था दुर्गा जी के टाइम में। अब तो बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ, 71 में थे, तो हम थे उस समय भी जो है 55, 14-15 साल के थे। फिर भी छोटे ही माना जाए। लेकिन वो शौक था। तो उस समय आयोजन चंदा करके हुआ करते थे और दुर्गा का कार्यक्रम था, तो 54-58 रुपए जो भी था, तो ऐसे करके हम लोगों ने इकट्ठा किया। और हमने जो कवि बुलाए थे वो आप नाम सुनेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। उस कवि सम्मेलन में काका हाथरस जी थे उस दौर में। जी 71-71 का है, उसकी एक स्मारका भी उस समय छपी थी।
अच्छा। काका हाथरसी थे, उसमें हुल्लड़ मुरादाबादी जी थे, उसमें भोंपू जी थे, सत्यदेव शास्त्री नाम था उनका, उपनाम भोंपू था। फिर आपके भोपाल से दलजीत सिंह जील थे जी। भोपाल से धूमकेतु जी थे। और तो बड़े नामचीन नाम है। ये 71 में हमने आयोजन कराया था, उस समय कवि थे। और आपको जो इसकी खास बात बताएं, जिस बात को अशोक चक्रधर जी ने अपने झांसी में महोत्सव के दौरान कही थी, वो ये कहा था हमने काका हाथरसी जी को बुलाया था। और काका हाथरसी जी को तो हमने आपसे बताया कि हम जब प्राइमरी में थे तो पढ़ते थे, तो हमारे तो वो थे बिल्कुल आइकॉन थे। जब उनको बुलाया तो वो एक प्रथा होती थी पहले, साथ में किसी एक आध कवि को ले चलने की, या जो नए प्रतिभाएं हैं उनको उभारने के लिए साथ वो देने की। तो काका जी किसी को साथ में लेके आए थे। अब काका जी को हमें मतलब उनका सम्मान तो कितने में है वो कभी आके ही नहीं जा सकता। तो बहुत कम राशि उस समय, अब मैं आपसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, अगर नहीं लगे तो आप काट देना इस बात को। काका जी को हमने उस समय 501 रुपए दिए थे, उस समय शायद 501 रुपए उस समय वैल्यू थी इसकी। तो वो जब अपने साथ में उनको लेके आए थे अशोक चक्रधर जी को, तो उन्होंने कहा भाई इनको आप 101 रुपए दे देना। छोटी संस्था थी, और अब चूंकि काका जी ने कहा तो वो तो था, लेकिन जो कविता उस समय अशोक चक्रधर ने उस मंच से पढ़ी थी, वो कविता हमने 10 साल बाद भी कई बार सुनी, उतनी ही तालियां बजती रही जितनी उस मंच पर बची थी। तो एक शौक था, और ये था कि अच्छा, इस बात को अशोक चक्रधर जी ने झांसी के उस मंच से कहा कि मैं झांसी में 101 रुपए में भी आया हूँ कोड करते हुए। तो हमें अच्छा लगा कि मतलब जो है। तनु साहब, एक बड़ा चटपटा और व्यक्तिगत सवाल है जी। आपके व्यक्तित्व पे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये आपने कब से रखना शुरू की? दरअसल दाढ़ी का तो एक थोड़ा सा नई उम्र में क्रेज शौक था, तो शुरू में रखी, फिर हटा दी, फिर रखी, फिर हटा दी। फिर अब तो दाढ़ी का इतिहास भी ऐसा लंबा हो गया कि 40 साल पुरानी दाढ़ी होगी। 40 साल से इसके ऊपर जो है किसी तरह से किसी भी तरह का अतिक्रमण या छेड़खानी नहीं हुई। अच्छा, तो ये जो आपके व्यक्तित्व को इजाफा दिलाती है, या आप तो बस यूं ही रखते हैं बतौर शौक? नहीं, पहली बात तो ये कि इससे हमें संतुष्टि है। अब इजाफा का तो लोग ने कभी इस बात को, इसका एतराज नहीं किया कि अच्छी नहीं लगती, तो हम समझते थे कि नहीं रखना चाहिए। तो ये 40 साल से लोग आपको इसी रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 40 साल हो गए, 40 से ज्यादा ही हो सकते हैं। 40 साल से हमारे जो वो है वो इसी तरह का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कलर जरूर बदलते रहे हैं, कभी दिमाग में आता था तो कलर कर लेते थे, कभी अब थोड़ा सा सोच लिया कि नहीं अब जो है जैसा है रियलिस्टिक हो गए, बस वैसे ही हो गए जी। अच्छा तनु, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मुझे याद आ रहा है कि आप तो मंच पे बहुत जाते रहे हैं, बहुत शेयर करते हैं। मंच पे देखा गया है कि इन दिनों कवित्रियों के साथ बड़ी चहलबाजी होती है, चुटकुलेबाजी होती है, क्या ये ठीक है? नहीं, कवि सम्मेलनों के मंच पर तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर कवि सम्मेलन के मंच पर ये होती है, बिल्कुल होती है, इसे स्वीकार करना चाहिए और इससे साहित्य को बचाने की कोशिश भी करना चाहिए। अगर विधा है, नौटंकी पहले हुआ करती थी, फिर जो कव्वालियों के प्रोग्राम हुआ करते थे, जो कव्वालियों में आपस में जुगलबंदी होती थी, वो विधा तो मान सकते हैं, नोकझोंक होती है, वो विधा हो सकती है, विधा मान सकते हैं, अच्छी थी। लेकिन कवि सम्मेलन एक अलग तरह की विधा है, और उसमें ये नोकझोंक इस तरह की शायद हमारी समझ से तो जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। साहित्य अच्छी विधा है, साहित्य जो है एक सुगम वो है, दिल को छूने वाला एक वो है, और साहित्य का अपना एक अलग स्तर है। साहित्य के स्तर को थोड़ा सा एक मर्यादित होना चाहिए जी, मेरा समझना है ऐसा। व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, अगर जो है खाली हमें मोटा लिफाफा देखना है और तालियां देखनी है तो उसके लिए फिर आप जो है कितना भी वो हो सकते हैं। कुछ कवियों से, वरिष्ठ कवियों से मेरी बात हुई, लेखकों, शायरों से भी बात हुई, उनका ये कहना है ये लगभग प्रायोजित सा होता है। क्या आपको भी लगता है ऐसा है? अब वो प्रायोजित ऐसा है कि भाई हमने क्या कहा, हाल क्या, भी सहमति रहती है? सिर्फ सहमति नहीं रहती है, बिल्कुल प्रायोजित ही होता है। नहीं, इतने आंसू को भी नहीं हो जाते हैं लोग कि हमने कहा हाल क्या, कविता में हम जवाब भी दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही, प्रायोजित होता है। ये पहले से डिसाइड होता है कि हमें ये कहना है, उसके बाद में जवाब में आपको ये कहना। जो काव्य परंपरा के लिए तो अच्छी बात नहीं है, पब्लिक को किसी तरह अट्रैक्ट करके बिठा के रखना है। जी जी जी, मतलब आप फिर कवि सम्मेलन नाम ना दिया जाए इसको। अगर हमारा उद्देश्य खाली हंसाना है तो हंसाने के लिए बहुत से साधन है, हाँ, लाफ्टर कुछ भी है, लेकिन अगर काव्य थोड़ा सा एक वैसी धरोहर है हमारी जिसको अभी जिंदा रखना चाहिए, काव्य की गरिमा को भी वो रखना चाहिए कम से कम।
तरुण जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने इतना कुछ किया, अब और करना क्या बाकी है, क्या प्लानिंग है आपकी आगे जीवन में? वैसे जितना हम कर चुके हैं हम अपने आप में संतुष्ट हैं। अब तो प्लानिंग हमारी ये है, प्लानिंग की शुभकामनाएं कि जो नई पीढ़ी आ रही है बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत बढ़िया लिख रही है। और हम जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग जो कभी कभी अपनी वो बरकरार रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं या छोड़ देते हैं, तो हमारी प्लानिंग ये होना चाहिए, हम लोगों की इच्छा और शुभेच्छा ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी जिनमें प्रतिभाएं हैं वो खुल के सामने आए और वो हम लोग कुशली बना के आगे बढ़े, हम लोग उनके पीछे ना धकेलें। और हमारा एक उम्र होती है, उम्र के हिसाब से आज हमसे और हमारे रिक्त स्थान को भरें वो, और भर सकते हैं, भरेंगे, अच्छे से भरें। हमारी शुभकामना है कि वो इस रिक्त स्थान को अच्छे से भरें, अच्छा राइज करें और पुरानी पीढ़ी के नाम को रोशन करते हुए अपने नाम को आगे ले जाएं। तो ये थे सीवी राय तरुण, जो बैंक कवि हैं और हजारों मंचों को इन्होंने शेयर किया है। मंचों का कवियों को बुलाकर मंचों पे इन्होंने आयोजन भी किया है। तो बंजारा बीट्स इनको सल्यूट करता है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद जो हूँ सौभाग्यशाली हूँ, पहले भी एक दो बार आपके साक्षात्कार में वो हुआ हूँ और आपने अपना समय निकाल के हमें ये मौका दिया, इसके लिए बार बार आपका धन्यवाद भी करता हूँ। एक मेरी व्यंग रचना है, उसकी मुझे कहाँ से वो मिली प्रेरणा कि एक बिल्ली थी, उसके पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। तो दूसरी बिल्ली ने पूछा, बहन ये सब कैसे हुआ? तो बिल्ली बोली, क्या बताएं बहन, एक आदमी रास्ता काट गया था। ये परिवेश बदल गए हैं, आजकल मुहावरे बदल गए हैं, लोकोक्तियां बदल गई हैं। उसका परिणाम जो है कि बिल्ली को भी आदमी से खतरा होने लगा। तो इससे मिली जुली एक व्यंग की रचना है मेरी कि बामी से बाहर बैठे हुए सुस्त से नाक को देखकर हमने पूछा। सांप बामी में रहता है, अगर बाहर रहे तो थोड़ा सा अजूबी बात होती है, जो मेरी रचना कहना चाह रही कि बामी से बाहर बैठे हुए सुस्त से नाक को देखकर हमने पूछा, नागराज बामी से बाहर कैसे? बोला ऐसे ही। हमने कहा फिर भी? वो बोले भ्राता श्री। आप कन्वर्सेशन देखें, नाग बोला भ्राता श्री, वक्त को देखते हुए मैंने सर्प जाति की मान्यताओं परंपराओं को तोड़ दिया है और जब से लोगों ने आस्तीनों में सांप पालना शुरू किए हैं मैंने बामी में रहना छोड़ दिया है, मैंने बामी में रहना छोड़ दिया है। तो व्यंग की विधा कुछ इस तरह की है कि हमें आसपास इतना मटेरियल मिल जाता है कि उसमें से चलाया जा सकता है काम। एक इसी बदले हुए हालात पे मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने बताया ना कि हालात बदल गए हैं। पहले लोग माँ बाप के लिए इतना करते थे, आजकल भी स्थितियां वही हैं, हालात बदले हैं। बदलाव हुआ है, क्या नहीं बदला है? ममता माँ की नहीं बदली, आज भी नहीं बदली। हमारी ग्रहण शक्ति खत्म हो गई खाली। एक छोटा सा व्यंग देखें आप कि माँ की मखमली गोद और लोरी आज भी वैसी ही है। माँ की मखमली गोद और लोरी आज भी वैसी ही है। हमारे संवेदना तंतु ही सख्त और कड़े हो गए। हमारे संवेदना तंतु ही सख्त और कड़े हो गए। माँ बापू को वृद्धाश्रम के द्वार पे लाकर खड़े हो गए। माँ कहती थी बेटा जल्दी बड़े हो जाओ, आज हम सचमुच समझदार और बड़े हो गए। एक थोड़ा सा इस व्यंग से हट के मैं आपको थोड़ा सा एक रचना सुनाना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को लेकर कभी कभी बहुत चिंतित रहता हूँ। मतलब हम चार लोग अगर अच्छे हैं, हमारा देश संपन्न है, लेकिन नजर वहां भी जानी चाहिए जहां पे लोग जो हैं आज भी जरूरतों से जूझ रहे हैं, मुश्किल से। तो मैंने उसको लेके एक लिखा था, व्यंग तो ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हालातों पर रचना है, मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सुनाना चाह रहा हूँ कि जब भी बच्चे साथ हो मेरे। एक बाजार का चित्रण है, एक परेशान पिता, कम आमदनी वाला पिता अपने बच्चों को बाजार लेके जाता, तो उसकी अंतर स्थिति क्या होती है। तो ये यहां से रचना देखें आप कि जब भी बच्चे साथ हो मेरे मन सहमा सहमा रहता है। जब भी बच्चे साथ हो मेरे मन सहमा सहमा रहता है। सजे हुए बाजारों की भीड़ भरी दुकानों से डर लगता है। बाजारों की चाट मिठाई प्रदूषित नुकसान भरी है कहकर समझा देता हूं। बाजारों की चाट मिठाई प्रदूषित नुकसान भरी है कहकर समझा देता हूं। खेल खिलौने नादानों के लिए रखे हैं कहकर बहला देता हूं। लेकिन यह बहलाने फुसलाने की कला खुद मुझे अधूरी लगती है। यह बहलाने फुसलाने की कला खुद
मुझे अधूरी अधूरी लगती है जब बच्चे मुझसे सहमत हो, मौन साध कर समझौते की देहरी पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मेरी खातिर वक्त से पहले बहुत बड़े हो जाते हैं, मेरी खातिर वक्त से पहले बहुत बड़े हो जाते हैं। तब बड़ा कठिन लगता है अपने ही बच्चों की आंखों से आंख मिला पाना। तब बड़ा कठिन लगता है अपने ही बच्चों की आंखों से आंख मिलाना, उनकी सूनी आंखों की प्रश्न भरी भाषा का पढ़ पाना, प्रश्न भरी भाषा का पढ़ पाना। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।